गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम विजय है और आपका स्वागत है हमारे चैनल में वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। राइट, तो 712 से लेके 1206 के बीच का टाइम पीरियड है, उनके बारे में बात करेंगे। ये टाइम पीरियड जो है वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीन जो मेन जो थे शासक जिन्होंने ये भारत पर आक्रमण किया था, जहाँ से क्वेश्चन हर एक स्टेट के पीसेस में यूपीएससी में लेवल डी लेवल सी में पूछे गए हैं। ठीक है, आगे फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। राइट, तो इसको हम वन बाय वन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इनके क्वेश्चंस बनते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है जो किसी स्टेट के पीसेस में आए हैं, जैसे यूपी पीसेस में आए हुए हैं, एमपी पीसेस में आए हुए हैं। राइट, तो क्यों क्या होता है कि किसी स्टेट के पीसेस में जो कोई क्वेश्चन आता है वो दूसरे स्टेट के पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, तो उसको हमने कवर किया है। माइट भी हो सकता है कि क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो, तो वो हम इसी वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। बाकी हमने क्या किया है, इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे सारे, और कोशिश की है कि वन बाय करके हम सारा कंप्लीट करें। इफ़ बाई चांस अगर ऐसा हो कि कोई क्वेश्चन मुझसे छूट जाएगा, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, ताकि जो बच्चा इसको पढ़ रहा होगा वो आपके उस कमेंट को पढ़ के वाला क्वेश्चन भी कवर कर लेगा और उसका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, हमारा मेन जो मकसद होना चाहिए, जो हमारा एम होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हम एग्ज़ाम को अच्छे से क्रैक कर सके। इस तीनों के अंदर से मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने तो हमें वो उसके बारे में पता होना चाहिए, या हम थोड़ा सा माइंड लगा के, थोड़ा सा लॉजिक लगा के उसको कर सके। राइट, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसके लिए मैं अभी से आपको थैंक यू सो मच कहता हूँ। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे सारे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत पर अरबों का पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। यानी कि भारत पर जो अरब जो कंट्री है, वहाँ का पहला आक्रमण किसके द्वारा रहा गया था। जो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ऊपर बात कर रहे थे, जो पहला है, इससे कुछ क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं, मैंने कुछ उन सब क्वेश्चंस को इंक्लूड कर लिया इसके अंदर। ठीक है, तो पहला आक्रमण किनका था अरबों का, मोहम्मद बिन कासिम का था। किसने किया था पहला आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था, 712 ईस्वी में किया था। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला है, ये पहला वो बंदा था जिसने मतलब पहला अरब साइड का बंदा था जिसने हमारे भारत पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, और नाम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था, तो इसने सिर्फ एक ही बार आक्रमण किया था, दोबारा ये आक्रमण कर नहीं पाया था, क्योंकि जहाँ से ये बिलोंग करता था, जिस शासक के अंडर में ये काम करता था, उसी शासक ने इसको बैल की चमड़ी के अंदर लिपेट के मरवा दिया था। ठीक है, इसकी अपनी एक अलग स्टोरी है। ठीक है, वो कितनी सच है कितनी झूठ है, क्योंकि देखिए इतिहासकार जो होते हैं वो एक बेस पे स्टोरी बनाते हैं, तो उस स्टोरी से तो क्वेश्चन नहीं आएगा डेफिनेटली। राइट, जो लॉजिकल जो पॉइंट्स है वहाँ से क्वेश्चन बनेगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के किस क्षेत्र पे आक्रमण किया था, किस एरिया में उसने आक्रमण किया था। तो कहाँ पे किया था उसने, सिंध पर आक्रमण किया था। कहाँ पे किया था, सिंध पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट बनेगा, चिचनामा पुस्तक के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम की हत्या किसने करवाई थी। तो किसने कराई थी इसकी हत्या, सुलेमान ने कराई थी। किसने कराई थी, सुलेमान ने कराई थी। जो ये सारा मतलब ये विवरण है ना कि मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 में, उसने अटैक किया था, फिर उसने क्या क्या किया था, ये सारी जो नॉलेज है ना, सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जो चचनामा पुस्तक है ना, यहाँ से मिलती है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में आक्रमण किया सिंध पे, तो वहाँ पे शासन कौन कर रहा था, तो कौन कर रहा था, दाहिर कर रहा था। कौन कर रहा था, दाहिर वहाँ पे शासन कर रहा था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था, अब था कौन ये बंदा। ठीक है, जिसने 712 पे आक्रमण किया, कहाँ किया, सिंध पे किया, कौन था शासक, दाहिर था। और कौन था, ये पहला अरब था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तो क्या था, जो इराक है ना, जिसको उस टाइम में फारस बोला जाता था। ठीक है, इराक को फारस बोला जाता था उस टाइम पीरियड के अंदर। तो इराक का शासक था अल हजाज, उसका भतीजा था और उसका दामाद भी था। कौन था उसका भतीजा था, उसका दामाद भी था। नेक्स्ट करते हैं, सिंध के किस शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी का नाम दिया है। मतलब सिंध का कौन सा शहर है जो अरबों के अकॉर्डिंग
स्वर्ण नगरी है। तो क्या नाम है उसका? मुल्तान। क्या नाम है उसका? मुल्तान। मुल्तान को अरबों ने क्या कहा है? स्वर्ण नगरी कहा है। देखिए क्या होता है, क्वेश्चन ना एग्जाम के टाइम पीरियड पे कैसे भी मोल्ड करके आपको आ सकता है, आपको बेस पता होना चाहिए उसका। ठीक है, इस क्वेश्चन को घुमा के वो कैसे भी पूछ सकता है एग्जामर आपसे। आपको पता होना चाहिए कि जो अरब लोग थे जो आए थे, उन्होंने सिंध का कौन सा क्षेत्र था जिसको उन्होंने स्वर्ण नगरी कहा है? तो मुल्तान को कहा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे भी घुमा के दे देगी, आपको पता होना चाहिए कि जो स्वर्ण नगरी है उसको कौन सी है? वो मुल्तान है, अरबों के अकॉर्डिंग। ठीक है। भारत में जजिया कर सर्वप्रथम किस शासक ने लगाया था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी कई बार आ चुका है, आगे भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि जो जजिया कर है ना, वो सबसे पहले किसने लगाया था? तो सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले जजिया कर लगाया था। और किसने हटाया था जजिया कर? फ्यूचर में आगे जाके किसने हटाया था? तो अकबर ने हटाया था। इससे पहले वाली वीडियो है ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अकबर से संबंधित, जिसमें ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। राइट, उसके अंदर बताया गया है कि जो जजिया कर है वो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था फर्स्ट टाइम। इससे पहले जजिया कर भारत में नहीं था। राइट, ना किसी को पता था जजिया कर क्या होता है, मगर मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में लगाया गया था। और जब अकबर का टाइम पीरियड आया था तो अकबर ने उसको हटा दिया था। और ऐसा कहा जाता है जो मोहम्मद बिन कासिम ने ये जजिया कर लगाया था, ये महिलाओं पर, ब्राह्मणों पर, छोटे बच्चों पर लागू नहीं होता था, उन पे एप्लीकेबल नहीं होता था। ठीक है, जो यंग जनरेशन थी ये उनसे लिया जाता था सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। किस पुस्तक में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किए गए आक्रमण का वर्णन है? तो हमने ऊपर पढ़ लिया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, चचनामा पुस्तक है। चचनामा पुस्तक से ही हमें मालूम पड़ता है कि मोहम्मद बिन कासिम नाम का कोई बंदा आया था। कहते हैं कि इसकी जो उम्र थी वो 17-18 साल की उम्र का था लड़का ये। ठीक है, और इसने फर्स्ट टाइम आक्रमण किया था भारत पे और काफ़ी ज़्यादा इसने तबाही मचाई थी उसमें। ऐसा देखिए कहा जाता है, इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि क्या था कि जो अगर हम भारत के बारे में बात करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं पुराने टाइम के अंदर भी, तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ना युद्ध लड़ने की ना अपनी एक पद्धति होती थी। मतलब एक क्या होता था कि युद्ध लड़ने का भी अपना एक तरीका होता था। ठीक है, एक असूल होते थे जिसके अकॉर्डिंग युद्ध, मतलब जैसे हमने क्या करा, महाभारत के बारे में सुना है। महाभारत में क्या होता है, जब अब आपने महाभारत देखी होगी तो आपको पता होगा कि महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले ही उसके कुछ रूल्स ना डिसाइड करे गए थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक महारथी से महारथी लड़ेगा, एक रथी से रथी की फाइट होगी, सूर्य अस्त के बाद लड़ाई नहीं होगी, सूर्य उदय के बाद जब शंख बजेगा तब, मतलब बहुत सारे रूल्स बनाए थे। तो यहाँ पे क्या था, रूल्स होते थे। यहाँ पे कई बार ऐसे भी होता था कि कहते मान लो अगर किसी के बीच में झगड़ा होता है, किसी राजाओं के बीच में झगड़ा होता है, तो वो आपस का झगड़ा एक हिसाब से चुकाते थे और उसके बाद वो फाइट करते थे फेस टू फेस। आप ये बात समझते कैसे? फेस टू फेस का मतलब ये हुआ कि किसी के पीठ पीछे खंजर नहीं घोंपते थे। ऐसे नहीं कि किसी को पता नहीं चला और दूसरे वाले शासक ने आक्रमण कर दिया। ये पहले टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। राइट, उसमें ये होता था कि हाँ भाई, उसमें बोलते थे कि अगर तुम में ठीक है, तुम्हें गट्स हैं तो आओ सामने मैदान में, हम फाइट करते हैं, लड़ते हैं, देखते हैं जिसमें जोर होगा वो चीज़ को ले जाएगा। मगर जो ये जो अरब साइड के जो थी ना, ये तुर्क वाले जो अरब साइड का जो एरिया था ना, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ना इस टाइप की जो पद्धति को फॉलो नहीं किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, यहाँ का एक ही फंडा होता था, एक ही रूल होता था कि आपको जीतना है। ठीक है, आपको सिर्फ विजय चाहिए, आपको जीतना है। उसका उसका कौन सा तरीका होगा ना, ये डिसाइड ही नहीं था। राइट, समझ रहे ना? मतलब कहने का मतलब है कि अगर मान लो आपको कोई चीज़ चाहिए, मान लो एक कोई अरब का सुल्तान है, उसको इंडिया में कुछ चाहिए, तो उसको इंडिया में कुछ चाहिए तो वो ऐसा नहीं करेगा, आएगा बोलेगा कि मुझे चाहिए, तो जो इंडिया का शासक होगा वो कहेगा मैं नहीं दे सकता, चलो आ जाओ फाइट करते। ये तरीका नहीं था, उनका तरीका अलग अलग था। उनका ये फंडा था कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए ना, तो उसका एक ही तरीका है, वो है छीनना। और वो छीनना भी ऐसे कि बिना बताए, बिना कुछ चेतावनी दिए, बिना कुछ करे सीधे जाके अटैक कर दो। राइट, तो अभी आपने जैसे आप पढ़ेंगे गौरी के बारे में, गजनवी के बारे में, तो ये लोग क्या थे, ये बस मतलब ये एक लुटेरे टाइप थे। ये आते थे, लूटते थे, चले जाते थे, आते थे, लूटते चले जाते थे। इनको कोई और मतलब नहीं था इससे। ठीक है, धीरे धीरे इनकी थोड़ी पॉलिसी चेंज होती गई। इन्होंने क्या कहते हैं, जो इस्लाम को भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पे प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया था। तो हम पढ़ेंगे आगे बाद में। तो इस टाइम में ये क्या होता था कि इस टाइम में ना जो फाइट होती थी इंडिया में पहले, वो एक हिसाब से होती थी, फेस टू फेस होती थी। मगर जब ये मोहम्मद बिन कासिम का जो टाइम था 712 का, जब इसने आक्रमण किया था, तो इसने अचानक ही आक्रमण कर दिया था। और कहा जाता है कि जो वहाँ का सिंध का राजा था दाहिर, उसको संभलने का मौका ही नहीं मिला। और ये जो लड़का था 17-18 साल का मोहम्मद बिन कासिम,
इसने इतनी ज़्यादा अति करी थी, इतनी ज़्यादा अति करी थी, मतलब इसने जो दाही जो थे वहाँ के शासक थे, उनके शरीर के साथ बहुत, मतलब उनको मारने के बाद उसके शरीर का बहुत ही बुरी तरह, मतलब होता है ना बिल्कुल अति कर देना, मतलब मानवता से ऊपर निकल जाना, तो वो सब किया था। तो ये इस सोच, इस प्रवृत्ति के बंदे हुआ करते थे ये लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गजनी वंश या यामनी वंश की स्थापना किसने की थी? गजनी वंश और यामनी वंश एक ही चीज़ है, ध्यान रखना। ठीक है, तो किसने की थी स्थापना? अल्पगीन ने किसने की थी? अल्पगीन ने की थी गजनी और यामनी वंश की स्थापना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? पहले हमने क्या पढ़ा था? अरब। ये भारत में आक्रमण करने वाले पहला अरब कौन था? कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। यहाँ का ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? बच्चों जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, आई रिक्वेस्ट टू यू, क्वेश्चन आएगा, 2-3 सेकंड एक्स्ट्रा लगाना। ठीक है, इन्वेस्ट करना क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना कि क्वेश्चन क्या चाहता है आपसे, क्या पूछना चाहता है आपसे, तब आंसर टिक करना। कई बार क्या होता है, आता हुआ क्वेश्चन जो होता है ना, वो बड़े प्यार से हमारे हाथ से निकल जाता है। तो ये मत करना ऐसा कि घर में आने के बाद आप फिर क्वेश्चन मिला और सोचो कि अफसोस करें, क्योंकि एक नंबर ना बहुत 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 एक्सट्रीमली से एक्सट्रीमली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पीसीएस यूपीएस के जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे ना, उनको पता है इस चीज़ के बारे में कि एक नंबर उनको कहाँ से कहाँ लेके जा सकता है और एक नंबर उनको कहाँ नहीं लेके जा सकता। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन पर टाइम लगाना, क्वेश्चन को समझना अच्छे से, फिर आंसर तो आप दे ही दोगे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क कौन था? तो कौन था पहला तुर्क? सुबुदगीन। कौन था? सुबुदगीन जो था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क था। अरब कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तुर्क कौन था? सुबुदगीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुबुदगीन के ससुर अल्पतगीन, जो अल्पतगीन था हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, अल्पतगीन जिसने क्या किया था? जिसने गजनी और यामनी, दोनों याद रखना दोनों वर्ड को, गजनी और यामनी वंश की स्थापना की थी। किसने की थी? अल्पतगीन ने की थी। और जो भारत पर आक्रमण किया था तुर्क ने, वो कौन था? सुबुदगीन। तो सुबुदगीन था ना, उसका ससुर था ये अल्पतगीन। ठीक है, तो अल्पतगीन ने सुबुदगीन को कौन सी उपाधि दी थी? किस उपाधि से उसको सम्मानित किया था? तो क्या था उस उपाधि का नाम? अमीर उल उमरा। क्या था? अमीर उल उमरा। इसका मतलब होता अमीरों का अमीर। ठीक है, अमीरों का अमीर। नेक्स्ट करते हैं। मोहम्मद गजनवी का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था मोहम्मद गजनवी का जन्म? 1 नवंबर को हुआ था। 1 नवंबर 971 ईस्वी में। कब हुआ था? 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था मोहम्मद गजनवी का जन्म। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के पिता का क्या नाम था? तो क्या नाम था के पिता का? मोहम्मद गजनवी के सुबुदगीन। तो सुबुदगीन ही मोहम्मद गजनवी के फादर थे। ठीक है, कौन थे? मोहम्मद गजनवी के कौन थे फादर? सुबुदगीन उनके फादर थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि सुबुदगीन ने मोहम्मद गजनवी को कहाँ का प्रांतीय शासक नियुक्त किया था? सुबुदगीन जो उसके फादर थे, उनके फादर ने मोहम्मद गजनवी को कहाँ का प्रांतीय शासक नियुक्त किया था? कहाँ का किया था? खुरासान का। कहाँ का? खुरासान का प्रांतीय शासक नियुक्त किया था। किसको? मोहम्मद गजनवी को। किसने किया था? सुबुदगीन ने किया था। सुबुदगीन कौन था? उनके फादर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम मुसलमान कौन था जिसने भगवत गीता यानी कि पुराणों का अध्ययन किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी यू पीसेस के अंदर आया हुआ है। ठीक है, यूपी पीसेस के अंदर आया हुआ है आई थिंक, कि प्रथम मुसलमान कौन था ऐसा जिसने भगवत गीता का अध्ययन किया था या पुराणों का अध्ययन किया था? कौन था? अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी। अलबरूनी वो पहला मुसलमान था जिसने भगवत गीता का और क्या कहते हैं पुराणों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट है, अलबरूनी द्वारा रचित अरबी भाषा की किताब जिसमें उपमहाद्वीप का लेखा जोखा है, कौन सी किताब है? मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलबरूनी द्वारा रचित अरबी भाषा की वो कौन सी किताब है जिसमें उपमहाद्वीपों का लेखा जोखा है? लेखा जोखा मतलब उसके बारे में बताया गया है कि क्या उसकी संस्कृति है, क्या उसकी भौगोलिक स्थिति है, क्या वहाँ पे क्या कहते हैं परंपराएं होती है, रीति रिवाज होती है। तो उन सब का जो लेखा जोखा है ना, वो कौन सी पुस्तक में? अलबरूनी की किताब अल हिंद। क्या? किताब अल हिंद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अब ये ऐसे भी आ सकता है कि किताब अल हिंद किसके द्वारा रचित है? तो किसके द्वारा रचित है? अलबरूनी की द्वारा रचित है। इसमें क्या लिखा गया है? तो इसमें जो उपमहाद्वीप है जैसे भारतवर्ष है, इसके बारे में बताया गया है
कि मतलब यहाँ का क्या कहते हैं भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ के रीति रिवाज कैसे है, क्या कल्चर है, यहाँ का संस्कृति कैसी है, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन की गई है, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, किस में, किताब अल हिंद में। किसके द्वारा रचित है? अल बरूनी द्वारा रचित है। कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है। ध्यान रखना, कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, मगर ये पीसेस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान से पढ़ेगा दोबारा से। इतिहासकार बर्नी, एक इतिहासकार है, उसका नाम है बर्नी। उसके अनुसार क्या कि दिल्ली के सुल्तानों के अधीन जो भारत था, दिल्ली के सुल्तानों के टाइम पीरियड के अंदर अधीन जो भारत था ना, उसको वास्तव में इस्लामी नहीं माना है। क्यों नहीं माना है इस्लामी? क्यों? क्योंकि जो अधिकतर आबादी थी ना, वो इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। क्योंकि ऐसा नहीं था ना, तो दिल्ली सल्तनत यहाँ पे आई थी, जो ये मोहम्मद गौरी या गजनवी ये लोग आए थे, तो सारे मुसलमान थोड़ी थे यहाँ पे, मुस्लिम नहीं थे ना, सारे सारे इस्लाम को नहीं मानते थे सारे। पार्टीशन था, मतलब कुछ लोग थे जो मुस्लिम को मानते थे, इस्लाम को मानते थे, कुछ हिंदू धर्म को मानते थे, कुछ फारसी थे। ठीक है, अलग अलग उसके क्या कहते हैं धर्म के लोग रहा करते थे। तो इसीलिए जो इतिहासकार बर्नी है ना, उसने बोला है कि दिल्ली के सुल्तानों के अधीन जो भारत है ना, वो वास्तव में इस्लामी नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक इस्लाम को छोड़ के अलग धर्मों का भी अनुसरण करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के द्वारा भारत आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन पीसेस के क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, कुछ क्वेश्चन जो इसमें से बताऊंगा मैं आपको कौन से क्वेश्चन है, वो पीसेस के ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन है। तो महमूद गजनवी द्वारा भारत के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? क्यों आया था गजनवी? उसको क्या उद्देश्य था, क्या चाहिए था उसको यहाँ से? तो उसको यहाँ पे क्या चाहिए था? उसको यहाँ से धन लूटना था और अपना साम्राज्य गजनवी उसको समृद्ध बनाना था। समझिए ना, जो गजनवी है ना, उसका उद्देश्य गोरी के उद्देश्य से थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, गोरी का जो उद्देश्य था ना, वो इस्लाम धर्म की स्थापना करना, उसका प्रचार प्रसार करना भी था। प्रचार प्रसार तो नहीं कहूँगा, क्योंकि वो तो फोर्सफुली हिसाब किताब होता था वहाँ उस समय, तो कि आपको मानना ही मानना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो फिर वो टैक्सेस वैक्सेस बहुत सारी चीज़ें बहुत बर्डन डाल देते थे लोगों के ऊपर। मगर जो गजनवी का था ना, गजनवी का ये फंडा नहीं था। महमूद गजनवी का सिंपल फंडा था कि आना है, धन लूटना है, अपने साम्राज्य में वापस जाना है गजनी में, और उसको समृद्ध बनाना है। उसका जो मन था ना, वो वहाँ नहीं लगता था। वो जब भी क्या करता था, वो आता था, आक्रमण करता था, राइट, आक्रमण करता था, वापस जाता था, थोड़ा टाइम बैठता था, फिर तैयारी करता था, फिर आता था, फिर आक्रमण करता था, फिर धन लूटता था, फिर वापस आता था। ऐसे उसने करते 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 17 बार आक्रमण किए थे। 17 बार, 17 टाइम्स उसने क्या किया था? आक्रमण किए थे, यहाँ पे अटैक किए थे, और यहाँ से बहुत बहुत ज़्यादा अति में यहाँ से धन लेके गया था। ठीक है, कुछ अटैक्स तो उसके ऐसे हैं जिसके बारे में वर्णन किया जाता है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे जो क्या कहते हैं 1025 का अटैक है उसका सोमनाथ टेम्पल पे, तो उस पढ़ेंगे, अभी क्वेश्चन आएगा आगे। ठीक है, तो उसने जो बहुत, मान लो जो भारत में इतना ज़्यादा खजाना था ना, वो सारा ये लूट के ले गया यहाँ से। ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य क्या था? धन को लूटना था और गजनी साम्राज्य को समृद्ध करना था। इसका उद्देश्य ये नहीं था कि ये भारत में रुके, भारत में रहें, भारत में ही साम्राज्य स्थापित करे, भारत में ही अपनी ये नहीं था इसका साम्राज्य। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसेस के अंदर कि उसका उद्देश्य क्या था। तो ये आता था, धन लूटता था और वापस चला जाता था, और वो धन का जो था ना, वो अपने साम्राज्य गजनी में रखता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किस साम्राज्य का शासक था? कहाँ का शासक था ये? तो ये गजनी का शासक था। कहाँ का? गजनी। और गजनी कहाँ थी? गजनी कहाँ पे? अफगानिस्तान में पार्ट है। ठीक है, कहाँ का पार्ट है गजनी? अफगानिस्तान का पार्ट है। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि ली थी? तो कौन सी उपाधि ली थी महमूद गजनवी ने? सुल्तान की उपाधि ली थी। किसने दी थी? तुर्की शासकों ने दी थी उसको। यमीन उद्दौला का उपाधि ली थी, यानी यमीन उद्दौला का मतलब क्या होता है? साम्राज्य की दक्षिणी भुजा, मतलब कहते हैं ना, तुम मेरी दाहिनी भुजा हो, तुम मेरा दाहिना हाथ हो, तो इसको यामीन उद्दौला की उपाधि दी थी, मतलब तुम साम्राज्य का दाहिना हाथ हो। नेक्स्ट उपाधि मिली थी अमीन उल मिल्ला। अमीन उल मिल्ला का मतलब धर्म संरक्षक या मुस्लिम धर्म का या इस्लाम का संरक्षक। ठीक है, क्योंकि ये तो इस्लाम को माना करता था ये। तो यहाँ ये भी आ सकता है कि इस्लाम का संरक्षण कौन था? तो कौन था? महमूद गजनवी था। कौन सी उपाधि मिली थी उसको? अमीन उल मिल्ला की उपाधि मिली थी, जिसका मतलब होता है इस्लाम का संरक्षण या धर्म का संरक्षण। ठीक है, यामीन उद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य की दक्षिणी भुजा या दाहिनी वाहिनी भुजा। ठीक है, और सुल्तान की उपाधि मिली थी, तुर्की शासकों ने दी थी उसको, राइट।
नेक्स्ट है, अरब व्यापारियों ने समुद्री तट पर तौल की किस इकाई को लागू किया था? तो इकाई क्या थी उनकी? बहार था उसका नाम, क्या बहार नाम था इकाई का, जो अरब क्या कहते हैं जो व्यापारी थे उन्होंने समुद्री तट पर तौल के लिए की थी। मतलब किस किस पैरामीटर पे तौलना है उसको, उस पैरामीटर की जो इकाई थी उसको कहते थे बहार। नेक्स्ट है कि बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्हा कौन थे? बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्हा ने गजनवी को कौन सी उपाधि दी थी? तो कौन सी उपाधि दी थी? यामिन उद दौला की, जो हमने ऊपर पढ़ा था, और यामिन उल मिल्ला। कहने का मतलब ये है, अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि महमूद गजनवी को यामिन उद दौला और यामिन उल मिल्ला की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्ला ने। बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनवी को यामिन उद दौला यानी कि साम्राज्य की दक्षिणी भुजा, यामिन उल मिल्ला यानी मुसलमानों का संरक्षण की उपाधि दी थी। ठीक है। महमूद गजनवी किस वर्ष गद्दी पे बैठा था? तो कब बैठा था सिंहासन पे? कब बैठा था अपने गद्दी पे? तो 998 ईस्वी में। 998 ईस्वी में ये अपने गद्दी पे बैठ गया था। इसका जो भाई एक्चुअली क्या था, इसके ये दो भाई थे, ठीक है, इस्माइल और ये महमूद गजनवी। तो जो इस्माइल था वो इतना ज़्यादा मतलब शातिर नहीं था जितना ये था, ठीक है। तो जब इस्माइल जो गद्दी पे बैठा हुआ था तो उसको हटा के उसको बंदी बना के उसकी हत्या करने के बाद ये गद्दी पे बैठा था 998 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ये सबको पता होगा क्वेश्चन का आंसर कि 17 बार आक्रमण किया। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम आक्रमण किए हैं ना वो इसी भाई साहब ने किए हैं। इसने इतने अति में आक्रमण किए थे कि बस समझ लो उसने अपनी लाइफ के अंदर बस इसको भारत ही दिखाई देता था। ये आता था, लूटता था, जाता था, आता था, लूटता जाता था। तो 17 बार आक्रमण किया। और सोचो 17 बार आक्रमण करते हुए खाली हाथ कभी नहीं गया। एक ही इसका ऐसा आक्रमण है जिसमें भी विफल हो गया था, बाकी सारे आक्रमण जो इसने कंप्लीट किए थे और उसमें काफ़ी धन यहाँ से लेके गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कब से कब तक आक्रमण किया? तो कब से कब तक किया था? 1000 से लेके 1027 के बीच के आक्रमण किए थे इसने। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी ने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण के पहला इसका आक्रमण कौन सा था? कब किया था पहला आक्रमण इसने? तो 1000 ईस्वी में किया है। कहीं कहीं पे 1001 भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का कौन सा शासक शासन कर रहा था? तो जो पहला आक्रमण किया था इसने महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 ईस्वी में, तो कहाँ पे किया था इसने? तो इसने किया था पंजाब साइड में। तो कौन उसमें कौन था वहाँ पे शासक कौन था? तो कौन था? जयपाल। कौन था? जयपाल था शासक। यानी कि महमूद गजनवी ने जो पहला आक्रमण किया था वो जयपाल के अगेंस्ट में किया था। गजनवी ने दूसरी बार कब और किसके विरुद्ध आक्रमण किया था? दूसरी बार कब किया था आक्रमण और किसके विरुद्ध किया था? तो दूसरी बार 1001 में किया था और जयपाल के ही ऊपर किया था। और क्या था कि ये जो जयपाल थे ना ये दोनों बार हार गए थे। ठीक है। दोनों आक्रमणों में ये हार गए थे और इनका काफ़ी धन संपत्ति लूट के क्या कहते हैं गजनवी चला गया था वापस। ठीक है। तो क्या था कि जब पहली बार हारे ठीक था, तो दूसरी बार भी हार गए ना, तो ये इनको सहन नहीं हो पाया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने आत्महत्या कर ली। ठीक है। इन्होंने सुसाइड कर लिया था। ये उस चीज़ को ना बर्दाश्त ही नहीं कर पाए कि मतलब एक आदमी है वो आ रहा है लूट के जा रहा है वापस और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो हालांकि देखिए इसमें हर एक बंदे की अपनी तर्क अपनी सोच हो सकती है। इनको ये भी ये कर सकते थे, ये भी एक उपाय था कि ये अपने आप को इतना ज़्यादा समृद्ध इतना ज़्यादा शक्तिशाली बनाते कि नेक्स्ट टाइम जब, क्योंकि देखो वो तो कितनी बार आया, 17 बार आया। ठीक है। एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार भी नहीं आया वो, 17 बार आया। तो ये ऐसा भी कर सकते थे कि अपने आप को इतना समृद्ध इतना ज़्यादा पावरफुल बनाए, या फिर अपनी जो पॉलिटिशियन जो उनकी पॉलिसीज़ है, ठीक है, जो उसको अपनी राजनीतिक पॉलिसी उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे कि आपस में जो आसपास के जो क्या कहते हैं राजा है उनको मिलाए और कुछ ना कुछ भी करे, वटएवर कोई भी क्या कहते हैं तिगड़ा अपनाए। मगर इन्होंने क्या किया, ये बस उसको सह नहीं पाए। इनको लगा कि नहीं यार वो आ रहा है लूट के जा रहा है, फिर वापस दोबारा आ रहा है, फिर दोबारा लूट के जा रहा है, राइट। तो फिर वो चीज़ इनको सहन नहीं और उन्होंने फिर आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने किस आक्रमण को उसके मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत आई जाती है? यानी कहने का क्वेश्चन है कि महमूद जो गजनवी था उसका कौन सा ऐसा आक्रमण था जो उसके मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत आई जाती है? ये जो महमूद गजनवी था ना, इसका जो माइंडसेट था ना वो बहुत ही डिफरेंट था। इसके हिसाब से हर चीज़ मतलब ये इस्लाम को देखिए,
ये क्या करता था, इस्लाम को मानता था, मगर ये इस्लाम को इतने हद तक मानता था कि ये सोचता था कि जितने भी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, उन सबको इस्लाम मानना चाहिए। अगर वो इस्लाम नहीं मानते तो इसका मतलब वो लोग गलत है, और अगर वो लोग किसी और की पूजा करते हैं तो वो बिल्कुल अति है और उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। तो क्या होता है कि इसके पास क्या था, इसका तो फोर्स थी, ताकत थी, तो ये तो क्या कर सकता था, ताकत से ही प्रेशर डाल सकता था। तो ये जब भी जहाँ पे आक्रमण करता था, शुरू के इसके आक्रमण थे उसको छोड़ के जो बाकी टाइम के जो आक्रमण थे इसके, इसमें इसका जो मोटिव रहता था ना, दिमाग के अंदर जो इसके चलता था, वो यही चलता था कि बस मैं जाऊँ और जो इनके जो मंदिर है उनको तोड़ूं। इवन अगर आप प्रेजेंट में भी, वर्तमान में भी देखिए, तो कई सारे मंदिर ऐसे जिनकी मूर्तियाँ जो है थोड़ी ध्वस्त है, टूटी फूटी है, वो जो है वो इसी भाई साहब की करीब क्या कहते हैं करामात है कि इसने क्या किया था कि बहुत सारे मंदिरों को इतनी बुरी तरह ध्वस्त किया था, बहुत ज़्यादा तुड़वाया था कि मतलब समझ लो कि इसको बर्दाश्त नहीं होता था। मूर्तियाँ किसी मंदिर की मूर्तियाँ इसको बर्दाश्त नहीं होती थी। तो हालांकि इसकी वजह से ये कि आज के टाइम में हम उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे जो बहुत पुरानी चीज़ें हुआ करते थे, प्राचीन चीज़ें हुआ करती थी, क्योंकि इसने उन सब कुछ चीज़ों को नष्ट करा दिया था। ठीक है, और जो लूट के लेके गए यहाँ से सामान, वो अलग। समझ में बात को, आया लूटा और यहाँ की चीज़ें और तोड़ के फिर निकल लिया। तो इस मतलब मानसिकता के बंदे थे ये लोग। तो कब किया था इसने, कौन से क्या कहते हैं आक्रमण को कहा जाता है इसके मूर्तिवाद के विरुद्ध पहला आक्रमण? तो 1008 ईस्वी का जो इसका आक्रमण था नगरकोट के शासक अनंतपाल के विरुद्ध जो था, उस आक्रमण को कहा जाता है कि इसका मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। नेक्स्ट है कि गजनवी ने मथुरा पर आक्रमण कब किया? तो कब किया था मथुरा पर आक्रमण उसने किया था 1018 से लेकर 19 के बीच में आक्रमण किया था। और मथुरा का भी उसका माइंडसेट यही था कि अब मथुरा में क्या है, मंदिर होते हैं बहुत सारे, तो इसका माइंडसेट यही था कि आना है, मंदिरों को तोड़ना है, नुकसान पहुंचाना है, चीज़ों को नष्ट करना है और अपना लूटना है चीज़ों से जो भी कुछ मिल सके और अपना वापस निकल लेना है। ठीक है, तो इन लोगों ने जो भारतवासी है उसको बहुत 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 अति मात्रा में बिल्कुल क्षति पहुंचाई है कि अगर दुनिया से, अगर मेरा अपना ओपिनियन है कि दुनिया से अगर ये गजनवी नहीं होता, ये पैदा ही नहीं होता, तो आज भारत, ऐसा नहीं है कि इसके ना होने से, क्योंकि उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने बहुत अति करी है। मगर सोचो कि इसके लूटने के बाद भी, समझना, इसने 17 बार लूटा, इसके लूटने के बाद भी इतने लोग आए और उन्होंने इतना लूटा, और उसके लास्ट में जब ब्रिटिश कंपनी आई थी तो उन्होंने अति में लूटा, उसके बाद जाके हम लोग बिल्कुल ऑलमोस्ट मतलब खाली से हो गए थे। ठीक है, तो इतना कुछ था यहाँ पे, इतना बड़ा खजाना था कि खोद भी रहे थे ना लोग, तब भी निकलता जा रहा था। मतलब ये लेके गया, फिर गोरी लेके गया, फिर और आए, फिर दिल्ली सल्तनत आई, फिर मुगल काल का टाइम पीरियड आया, राइट, फिर उसका अंग्रेज़ों का टाइम पीरियड आया, तो इतना कुछ निकाला यहाँ से कि ऑलमोस्ट अब जो इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री के अंदर काउंट होता है, डेवलप्ड कंट्री के अंदर काउंट नहीं होता। जबकि हमारा जो देश है वो, अगर हम थोड़ा पास्ट के बारे में बात करें, तो हमारा देश इतना समृद्ध था कि डेवलप्ड भी एक बहुत छोटा वर्ड होता था हम लोगों के लिए, हम उससे भी बहुत ज़्यादा ऊपर हुआ करते थे। मगर वही है कि समय समय की बात है, वो समय कुछ और था और आज समय कुछ और है। तो हम दोबारा अपने पॉइंट पे आते हैं कि अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि मथुरा पे आक्रमण कब किया था? 1018 से लेकर 1019 के बीच में आक्रमण किया था उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्वप्रथम किस शासक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी? तो कौन सा ऐसा शासक जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी? ये महमूद गजनवी था जिसने सबसे पहले सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। उससे पहले कोई सुल्तान नहीं हुआ करता था, क्योंकि मोहम्मद, देखो उससे पहले क्या मोहम्मद बिन कासिम आया था, वो तो एक ही बार आया, जो किया उसने, उसके बाद उसी के शासक ने उसको बैल की चमड़ी में लपेटा और उसके अंदर दम घुटने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं महमूद गजनवी आया, और जब ये आया तो इसने खुद को सुल्तान की उपाधि से, मतलब क्या कहते हैं, उपाधि धारण की इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गजनवी ने थानेसर हरियाणा के किस मंदिर पर आक्रमण किया था? तो कौन से मंदिर पे किया था? थानेश्वर महादेव मंदिर। हरियाणा के पीसेस के हिसाब से, हरियाणा के ग्रुप डी ग्रुप सी की सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गजनवी ने थानेसर पर जो आक्रमण किया था वो किस मंदिर में किया था? तो कहाँ किया था? थानेश्वर महादेव मंदिर पर गजनवी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गजनवी ने थानेसर हरियाणा पर आक्रमण कब किया था? कब किया था? 1014 में किया था। हरियाणा के जो लोग हैं उनको ध्यान रखना है, 1014 में गजनवी ने आक्रमण किया था, और कहाँ किया था? थानेश्वर महादेव मंदिर में किया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण करके भगवान की प्रतिमा को यहाँ से ले जाकर गजनी की रंगभूमि में रखवाया। तो कौन से भगवान की प्रतिमा को लेके गया था? चक्र स्वामी भगवान की प्रतिमा को यहाँ से लेके गया था, और गजनी ले जाके उसने अपनी जो रंगभूमि थी वहाँ पे रखवाया था। ठीक है, मान्यता अलग अलग है, कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उसने उसको आधा धरती में गड़वा दिया था,
आते जाते वो उसे पाँव मारा करता था। ठीक है, कुछ मानते हैं कि इसने, कुछ कहते हैं कि उसको रुकवा दिया था कि सही जगह पे, मगर जिस प्रवृत्ति का वो बंदा था वो लगता नहीं है कि उसने रखवाया होगा, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ से मूर्तियाँ ले जाके उसने वहाँ की मस्जिदों में जो क्या कहते हैं सीढ़ियाँ हुआ करती थी वहाँ पे लगवा दी थी, ताकि लोग जब जाएं वहाँ पे तो उस पर पाँव रख के जाए। तो इसकी जो थॉट प्रोसेस था वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे था। तो क्योंकि इसके जो काम थे वो इस हिसाब से थे सारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट। 1025 में इसने आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पे। ठीक है, 1025 में इसने आक्रमण किया था सोमनाथ के मंदिर पे। ये सबसे ज़्यादा चर्चित क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से इसने जो धन लूटा था ना, समझ लो, मतलब जो इसने बाकी जितने भी आक्रमण किए थे ना उनके मुकाबले के बराबर का धन लूटा था इसने यहाँ से। यानी कि इसने मान लो जो 16 आक्रमण किए थे ना उसके बराबर का जो एक आक्रमण था इसका, सोमनाथ का मंदिर का आक्रमण 1025 का, उसने उतना धन लिया था जो उसने 16 आक्रमणों में लिया। तो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली लूट के गया था यहाँ से। तो 20 लाख दिनार जो है या उससे भी अति की जो संपत्ति है वो यहाँ से लेके गया था ये। ठीक है, ये वहाँ से क्या करता था, वो अपने घोड़े खच्चर ऊँट वूट लेके आया करता था और उन पे लाद के ये सोने की अशरफियाँ, ये वो सोने का जितना भी कुछ होता था सबको यहाँ से लेके गजनी लेके जाया करता था यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया। यानी कि जब सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 पे, ठीक है, महमूद गजनवी ने, तो वहाँ का शासक कौन था, किसके टाइम पीरियड पे किया था? तो कौन था वहाँ पे? भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम था। और भीम प्रथम कौन से उससे बिलोंग करता है? वंश से, सोलंकी वंश से बिलोंग करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? भीम प्रथम के सामंत बिमल ने बनवाया था। किसने? भीम प्रथम के सामंत बिमल ने बनाया था आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो किसके विरुद्ध था अंतिम भारतीय आक्रमण उसका? तो 1027 में इसका जो आक्रमण था उसका लास्ट आक्रमण था वो था जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध था। 1027 का जो उसका आक्रमण था वो लास्ट था इसका। महमूद गजनवी की कब्र, जो उसका मकबरा है वो कहाँ पे है? वो है गजनी में। गजनी कहाँ पे? अफगानिस्तान में इसका मकबरा है, वहीं पे इसकी कब्र भी है। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी का कौन सा आक्रमण था जिसमें वह सफल नहीं हो पाया था? इसने 17 बार आक्रमण किए थे, कौन सा आक्रमण जिसमें सफल नहीं हो पाया था? तो 1015 का जो आक्रमण जो है, 1015 का आक्रमण जो कश्मीर पे किया था उसने, ठीक है, उसमें विफल हो गया था, उसमें जीत नहीं पाया था। 1015 ईस्वी का आक्रमण जो कहाँ किया था इसमें? कश्मीर पे किया था, उसमें जीत नहीं पाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी के 17 आक्रमण में से ऐसा कौन सा आक्रमण था जिसमें उसको जीत नहीं मिली या जिसमें वो विफल हो गया। ठीक है, तो 1015 का आक्रमण है किसके अंगेस्ट में? कश्मीर के अंगेस्ट में है, जिसमें वो विफल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत के पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? ये आई थिंक वो पढ़ चुके हैं। तो कौन था? अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी था, जिसने पुराणों का और क्या कहते हैं गीता का अध्ययन किया था। तो पहला मुसलमान था ये अलबरूनी। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी द्वारा कौन सी धातु के सिक्के चलाए गए थे? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी धातु के? चांदी के सिक्के चलाए गए थे महमूद गजनवी के द्वारा। महमूद गजनवी द्वारा चलाए गए सिक्कों पर कौन सी भाषा लिखी होती थी? किस भाषा में लिखे जाते थे? संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। ठीक है, कौन सी भाषा में लिखे जाते थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए सिक्के चलाए थे चांदी के, और उसमें नंदी का चित्र था, मतलब जो बैल का चित्र हुआ करता था उसके ऊपर। ठीक है, जो नंदी भगवान है उनका चित्र हुआ करता था। और कौन सी लैंग्वेज लिखवाई थी सिक्कों के ऊपर? संस्कृत। और कौन सी धातु के थे? चांदी के थे। किसने चलाए थे? महमूद गजनवी ने चलाए थे। महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी मृत्यु? इसकी मृत्यु थी 1030 में। कब हुई थी? 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। अंतिम जो आक्रमण था इसका 1027 में था जाटों के विरुद्ध। ठीक है, और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1030 में इसकी मृत्यु हुई थी ना, तो ये अलग अलग तर्क है। कोई कहता है इसकी मृत्यु जो मलेरिया की वजह से हुई थी, कोई कहता है इसकी मृत्यु जो थी वो शारीरिक और मानसिक कष्टों से ग्रस्त होने के कारण हुई थी। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इसने इतना अति में सोना ले लिया था, इतना अति में सोना इसने इकट्ठा कर लिया था अपने पास में, कि इसकी जो मानसिकता ऐसी हो गई थी कि ना सोने का जो उसका एक जैसे होता ना, एक कमरा था जिसमें जो सोने की अशर्फियाँ फैला रखी थी, ये वहाँ पे सोने लग गया था। वहीं पे जाता था, वहीं पे सो जाता था सोने के ऊपर ही। तो धीरे धीरे इसकी मानसिकता खराब होती थी। क्योंकि देखो क्या होता है बच्चों, अति जो होती है ना, अति
वो हर एक चीज़ की ख़राब होती है। चाहे कुछ भी लगा लो दुनिया में, कोई भी चीज़ हो, उसकी जो अति होगी ना वो ख़राब होगी। वो आपको, या तो वो चीज़ बहुत अच्छी हो, ठीक है, या तो वो चीज़ बहुत अच्छी हो। जैसे अगर आप मान लो, अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो उसमें तो आप अति कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर उनके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी लोगे आप, कुछ भी दुनिया की कोई भी चीज़, उसमें अगर आप अति करोगे ना तो वो आपके लिए हानिकारक होगी, वो आपके लिए मीठा जहर बन जाएगा। इसने इसने इतने आक्रमण किए अपनी लाइफ के अंदर। मान लो उसका टाइम पीरियड जो भी था इसका, देखो इसने 17 बार आक्रमण किए थे, मतलब मैक्सिमम टाइम तो उसका क्या रहा, सब फाइट में रहा। उसमें जीत भी सकता था, हार भी सकता था, मर भी सकता था, ठीक है, मतलब जान हथेली रख के इसने ये सब काम किया। 1027 तक उसने आक्रमण किए। अब उसके बाद ये चाहता तो इसको भोगता, अच्छे से इंजॉय करता पूरी लाइफ को, मतलब 1030 में इसकी डेथ होगी। तो जो इसने पूरी ज़िंदगी कमाया उसको तो ये यूज़ नहीं कर पाया, ठीक है, तो उससे पहले निकल गया। और जो ये मरा भी था तो ऐसे मरा था कि कोई कहता है कि मलेरिया की वजह से मरा था, कोई कहता है कि मानसिक रोग से, मानसिकता या मानसिक रोग से इतना ज़्यादा पीड़ित हो गया था कि ये मतलब जैसे होते हैं पागल से हो जाते हैं, उस टाइप का हो चुका था कि इसको समझ नहीं आता कि लाइफ में क्या करना। तो धीरे 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 ये होते 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 इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। वही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के साथ कौन कौन भारत आया था। तो कौन कौन भारत आया था, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कौन कौन भारत आया था, अलबरूनी भारत आया था एक तो, फिरदौसी आया था, उतबी आया था और बेहाकी आया था। कौन, अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी और बेहाकी। इनके बारे में पढ़ लेते हैं क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिरदौसी जो है ना, इसने शाहनामा पुस्तक की रचना की है। क्वेश्चन बनेगा कि शाहनामा पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है, तो किसके द्वारा की गई है, फिरदौसी के द्वारा की गई है। जो शाहनामा पुस्तक है ना, इसको अफगानिस्तान की महाभारत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, अफगानिस्तान की महाभारत भी कहा जाता है। और जो उसकी लैंग्वेज है ना, किस लैंग्वेज में लिखी गई है, ये फारसी भाषा में लिखी गई है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, शाहनामा पुस्तक की रचना किसने की है, फिरदौसी ने की है। शाहनामा पुस्तक को क्या कहते हैं, अफगानिस्तान की महाभारत कहते हैं। शाहनामा पुस्तक, ठीक है, किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, फारसी भाषा में लिखी गई है। फिरदौसी को ना एक उपाधि दी गई थी, ठीक है, फिरदौसी को एक उपाधि दी गई थी। क्या था, उसको पूरब का होमर कहते थे। क्या कहते हैं, पूरब का होमर कहते थे। क्वेश्चन आएगा कि पूरब का होमर किससे कहा जाता है, तो किससे कहा जाता है, फिरदौसी को कहा जाता है पूरब का होमर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है उतबी। उतबी का क्या था कि उतबी ने तारिक ए यामनी और किताब उल यामनी, ठीक है, एक ये तारिक उल यामनी और किताब उल यामनी की पुस्तक की रचना की थी। इसके अंदर है क्या, इस पुस्तक के अंदर क्या है, सुबुद्दीन और गजनवी के इतिहास का वर्णन है। मतलब सुबुद्दीन जो उसके फादर थे, क्या कहते हैं, गजनवी के, उसका और गजनवी के जो उनका इतिहास रहा है, उनकी जो फाइट रही है, जो भी उनकी प्रशासन की नीतियाँ तो नहीं कहूँगा, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया तो नहीं है। इन्होंने से क्या कहते हैं आक्रमण किए हैं और लूटपाट की है। तो उसका जो पूरा ब्यौरा है ना, वो उतबी ने लिखा है अपनी तारीख यामनी और किताबुल यामनी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है अलबरूनी। हमने पढ़ा तो ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने पुराणों का अध्ययन किया है, गीता का अध्ययन किया है, ठीक है, अलबरूनी। इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी, इसने लिखी तहकीक ए हिंद। कौन सी, तहकीक ए हिंद या किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन बन चुका है इससे, किताब उल हिंद से, और आगे भी क्वेश्चन बन सकता है कि किताब उल हिंद किसकी रचना है, किसकी रचना है, अलबरूनी की रचना है। किताब उल हिंद का दूसरा मतलब क्या होता है, इसका मतलब भारत की खोज, ठीक है। इसने क्या किया था ना कि भारत में जब ये आया था, इसने बहुत चीज़ देखी भारत के अंदर। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ का भौगोलिक क्षेत्र देखा है इसने, यहाँ का क्या कहते हैं, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की परंपरा, यहाँ के त्यौहार, यहाँ की क्या कहते हैं वेशभूषा, क्या कहते हैं यहाँ की जो भाषा थी यहाँ की, ठीक है, जो यहाँ की देशी भाषा हो गई थी, मतलब काफ़ी चीज़ को इसने स्टडी करने के बाद ये बुक लिखी थी, किताबुल हिंद, ठीक है। और ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। क्वेश्चन आएगा तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद कौन सी भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में लिखी गई है। किसने लिखी है, अलबरूनी ने लिखी है, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब भारत की खोज, भारत के बारे में बताया गया है A to Z। मतलब इसने बहुत कुछ, मतलब बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर से, ज्योग्राफी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, बहुत सारे सेक्टर्स के अंदर खोज करने के बाद ये बुक बनाई है। तो तभी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। और इसने क्या किया ना, भारत की यात्रा का वृत्तांत, मतलब अपनी भारत यात्रा का, यात्रा पे आया था, क्या किया क्या नहीं किया, कहाँ गया, कैसे गया, सब कुछ इसने वृत्तांत लिख रखा है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद के अंदर। कौन सी लैंग्वेज में है, फारसी लैंग्वेज में है। नेक्स्ट है बेहाकी। बेहाकी ने क्या लिखा था,
तारिक ए सुबुद्दीन, क्या लिखा है, तारिक ए सुबुद्दीन, नाम से मालूम पड़ता है किसके बारे में लिखी हुई, तो सुबुद्दीन का जो इतिहास है ना उसके बारे में बताया गया है इसने। तारिक ए सुबुद्दीन के अंदर किसने लिखी है, बिहाकी ने लिखी है, ठीक है। इसमें से बच्चों का मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो जो किताबुल हिंद है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलबरूनी ने लिखी है। और अलबरूनी ने क्या कहते हैं भगवत गीता का भी क्या कहते हैं अध्ययन कर रखा है और पुराणों का भी अध्ययन कर रखा है। नेक्स्ट है कि किताबुल हिंद से सबसे ज़्यादा जानकारी किसकी मिलती है, तो किसकी मिलती है, तो भारतीय परंपरा की, संस्कृति की, यहाँ की भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी मिलती है, ठीक है। किताब-उल हिंद का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद किसने किया है, जो किताब-उल हिंद है जो फारसी लैंग्वेज में लिखी गई थी, इसका अंग्रेजी में और हिंदी में किसने अनुवाद किया, तो किसने किया है, अंग्रेजी में जो अनुवाद किया वो किया है सचाऊ ने। किसने, सचाऊ ने किया है अंग्रेजी में अनुवाद। क्या बोला है उस पुस्तक को अनुवाद करने के बाद, जो पुस्तक बनाई है उसने बनाई अलबरूनिस इंडिया, अलबरूनिस इंडिया का नाम दिया है सचाऊ ने। पुस्तक कौन सी थी, किताबुल हिंद, ठीक है, फारसी भाषा में लिखी गई थी, अंग्रेजी में अनुवाद किया सचाऊ ने किया, क्या नाम रखा, अलबरूनिस इंडिया। हिंदी में अनुवाद किसने किया है, हिंदी में अनुवाद किया रजनीकांत शर्मा ने। किसने किया है, रजनीकांत शर्मा ने किया है। क्या नाम रखा है इसका, अलबरूनी का भारत, क्या रखा, अलबरूनी का भारत। क्वेश्चन बनेगा अलबरूनी का भारत किसकी रचना है, किसकी रचना है, रजनीकांत की रचना है, हिंदी में लिखी गई है। अलबरूनिस इंडिया किसकी रचना है, सचाऊ की रचना है, किस में लिखी गई है, इंग्लिश में लिखी गई है। दोनों रचनाएं किस पे बेस है, किताबुल हिंद पे बेस है, जो कि किसने लिखी थी, किसकी लैंग्वेज किसने लिखी थी, अलबरूनी ने लिखी थी। कौन सी लैंग्वेज में, फारसी भाषा में लिखी थी, ठीक है। तो गजनवी का जो है चैप्टर यहाँ पे क्लोज है, ठीक है। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते थे बन गए हैं। अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसको अच्छे से पढ़ सकें, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं हम नेक्स्ट वाला टॉपिक। लास्ट टॉपिक है गौरी के बारे में। गौरी कहाँ का शासक था, तो कहाँ का शासक था गौरी, तो गौरी शासक था गौर का। कहाँ का, गौर का। गौर कहाँ पे, अफगानिस्तान में है। गौर जो है ना वो गजनी क्षेत्र के अंदर ही आता है, वो छोटा सा एरिया हुआ करता था, ठीक है। उस छोटे से एरिया से निकला था धीरे धीरे बाहर, काफ़ी ज़्यादा इस तरह की इसने भी अपने जो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस है वो गजनवी के हिसाब से कर ली थी। मगर जो गजनवी था उसने 17 बार आक्रमण किए थे, तो इसलिए उसकी जो उसकी धन संपत्ति थी वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, राइट। अब यहाँ है कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था, तो पूरा नाम क्या था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या मुइजुद्दीन, ठीक है। तो इसका जो पूरा नाम है जरूर याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कई पीसेस के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था, तो क्या था, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था, या इसको मुइजुद्दीन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गौरी किसके अधीन एक छोटा सा राज्य था, तो जो गौर है, गौर किसके अधीन छोटा सा राज्य था, तो किसके अधीन था, महमूद गजनवी के टाइम पीरियड के अंदर ही एक गौर राज्य हुआ करता था, छोटा सा राज्य था जहां से गौरी निकला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गौरी किस वर्ष गौर साम्राज्य का शासक बना था, तो कौन से वर्ष में मोहम्मद गौरी गौर साम्राज्य का शासक बना था, तो 1173 में बना था मोहम्मद गौरी गौर साम्राज्य का शासक, 1173 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी किस वंश से संबंध रखता था, कौन सा वंश था इसका, शांशबनी वंश था, शांशबनी वंश था। ये क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी, ठीक है। और ये क्या कहते हैं आपके ग्रुप डी ग्रुप सी में क्वेश्चन आने का चांस है, ठीक है, कि जो मोहम्मद गौरी है वो किस वंश से संबंध रखता था, तो शांशबनी वंश से संबंध रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण करने के पीछे क्या उद्देश्य था। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य धन लूटना तो था ही, साथ साथ इसका मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था, ठीक है। जबकि मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य क्या था, धन लूटना है, लेके जाना है, और जो उसका गजनी साम्राज्य है उसको समृद्ध बनाना है। नेक्स्ट है कि भारत में तुर्की राज्य की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी भारत में तुर्की राज्य की स्थापना, तो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने की थी। किसने की थी, शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने की थी भारत में तुर्की राज्य की स्थापना। ये पीसेस के क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से पढ़ना इसको अच्छे से। भारत का पहला शासक कौन है जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, तो कौन सा ऐसा बंदा था भारत का जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, तो भीम सेकंड थे वो, ठीक है, भीम सेकंड थे। कौन से राजवंश से आते थे, तो सोलंकी राजवंश से आया करते थे। उन्होंने क्या था, मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। तो भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, भीम द्वितीय, भीम सेकंड। कौन से वंश से बिलोंग करते थे, सोलंकी वंश से बिलोंग करते थे, चालुक्य वंश से भी बिलोंग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था,
तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ध्यान रखना, ये पीसेस के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी टफ होती है, थोड़ी सी घुमा के पूछते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? किसने जीता था? मोहम्मद गौरी ने जीता था। आप क्या करना, आप ना ईयर्स को याद करना। अगर आपको ईयर याद है कि ना, 1192 में कौन आया था? गौरी आया था, तो आप फट से क्लिक कर पाओगे, क्योंकि लैंग्वेज जो थोड़ी सी टफ सी रहती है, बंदा उसमें फंस जाता है, उस क्वेश्चन पढ़ने पढ़ने में टाइम लग जाता है कई बारी। तो ये कह रहा है कि मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? तो मोहम्मद गौरी ने जीता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान को कैद कर कर अजमेर लाया गया और गौरी के अधीन कुछ वर्षों तक शासन किया, यह कथन किसका है? किसके द्वारा ये कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को कैद करके अजमेर लाया गया और गौरी के अधीन कुछ वर्षों तक शासन किया? किसका कथन है ये हसन निज़ामी का कथन है। किसका? हसन निज़ामी का कथन है। पीसेस का क्वेश्चन है, ध्यान रखना बच्चों, इसी टाइप का क्वेश्चन है कि पीसेस के अंदर कि पृथ्वीराज चौहान को कैद करके अजमेर लाया गया और गौरी के अधीन कुछ वर्षों तक शासन किया। किसका कथन है? हसन निज़ामी का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जम्मू के शासक चंद्रदेव ने मोहम्मद गौरी को किसके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा? तो जो जम्मू के शासक थे चंद्रदेव, इन्होंने गौरी को निमंत्रण भेजा कि ऐसे आओ और हम आक्रमण करते हैं। तो किसके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए भेजा था? खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए जम्मू के शासक चंद्रदेव ने किसको बोला था? मोहम्मद गौरी को बोला था, निमंत्रण दिया था उसको। किस आक्रमण ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के द्वार खोल दिए थे? तो किस आक्रमण के बाद मोहम्मद गौरी को के लिए दिल्ली के द्वार खुल गए थे? तो तराइन का जो दूसरा युद्ध था ना, क्योंकि पहले युद्ध में तो हार गया था मोहम्मद गौरी, ठीक है, हार गया था, वापस चला गया था, फिर पूरी तैयारी करी, स्ट्रेटेजी बनाई, फिर दोबारा वापस आया, फिर दोबारा आया, फिर जीत गया। तो कौन सा युद्ध था? तराइन का दूसरा युद्ध था। जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था तो वे जीत गया था, फिर इसके लिए दिल्ली के रास्ते खुल गए थे, क्योंकि जो तराइन का दूसरा युद्ध था ना, वो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना पृथ्वीराज चौहान, वो एक्चुअली पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, वो तीसरे नंबर के पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है। तो उनके साथ उनकी फाइट हुई थी। सेकंड जो तराइन युद्ध हुआ था उसमें तो जो मोहम्मद गौरी था वो जीत गया था और जो पृथ्वीराज चौहान थे वो हार गए थे, और उसके बाद से मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली के रास्ते खुल गए थे, क्योंकि दिल्ली में शासन था उनका, ठीक है। नेक्स्ट करिए कि मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होकर मुल्तान और कच्छ पहुंचा था? ठीक है, किस दर्रे से होकर मुल्तान और कच्छ पहुंचा था? तो गोमल दर्रे से होकर मोहम्मद गौरी मुल्तान और कच्छ पहुंचा था। कौन सा दर्रा? गोमल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस शासक ने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में मोहम्मद गौरी को हराया? तो किसने हराया था मोहम्मद गौरी को? तो पहला शासक कौन था? भीमदेव सोलंकी या भीमदेव द्वितीय सोलंकी, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध किसके साथ मिल गया था? मतलब खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध किसके साथ मिला था? तो हमने वो पढ़ा था, जम्मू के शासक थे जो थे, ठीक है। जम्मू के शासक ने क्या किया था? मोहम्मद गौरी को इनविटेशन दिया था कि आ जाओ भाई, हम दोनों मिलके क्या करेंगे? खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। तो प्रॉब्लम भी यही थी कुछ हमारे यहाँ पे कि आपस में ही इतनी ज़्यादा नहीं बनती थी, और कहीं बाहर से बंदे बुलाए जाते थे कि आ जाओ तुम मिल जाओ हमारे साथ, हम इसको लड़ते हैं। तो जब बाहर से कोई बंदा आएगा तो वो सिर्फ आके लड़के वापस थोड़ी जाएगा, वो इतना बेवकूफ़ थोड़ी कि आएगा अपनी सेना को लेके यहाँ लड़ेगा, अपने सैनिक मरवाएगा और वापस चला जाएगा। भाई वो आएगा यहाँ पे, अगर वो जीत जाता तो वहाँ लूट पाट भी तो करेगा, यहाँ से चीज़ें लेके भी जाएगा। तो वो चीज़ इनके दिमाग में नहीं था, ठीक है। मगर जम्मू के शासन ने क्या किया कि मोहम्मद गौरी को इन्विटेशन भेजा कि आ जाओ, हम खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध आक्रमण करते हैं, ठीक है। और मोहम्मद गौरी तो वैसे ताक ला के बैठा था कि कोई उसको बुलाए और वो आए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, खुसरो मलिक शाह जो गजनवी वंश से बिलोंग करता था, जो खुसरो मलिक शाह तो कौन से वंश से बिलोंग करता था? गजनवी वंश से बिलोंग करता था। कहाँ का शासक था? तो ये पंजाब का शासक था। कहाँ का शासक था? ये पंजाब का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय का एक महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, यह कथन किसका है? दोबारा रिपीट करता हूँ, उत्तर भारत पर तुर्कों की विजय, ठीक है, का महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, कथन किसका है ये? किसने कहा है ये? तो ये कहा है एम हबीब ने। किसने कहा है ये? एम हबीब ने बोला है ये कि उत्तर भारत के तुर्कों की विजय का महत्वपूर्ण पहलू नगरीय क्रांति थी, ठीक है। पीसेस का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पीसेस के अंदर, चाहे किसी भी स्टेट का पीसेस होगा, ठीक है। ये आई थिंक यूपी पीसेस का क्वेश्चन आई थिंक ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी की भारत विजय और तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी की भारत विजय और तुर्की सल्तनत के इतिहास का जो प्रत्यक्ष विवरण है कहाँ से मिलता है? मिलता है हमें
तबकात ए नासरी पुस्तक से, तबकात ए नासरी पुस्तक से मिलता है। लेखक कौन है इसके? मिनहाजुद्दीन सिराज जुजियानी, ठीक है, मिनहाजुद्दीन सिराज जुजियानी। कौन सी पुस्तक लिखी है इसने? तबकात ए नासरी। कौन सी पुस्तक लिखी है? तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी से हमें क्या मिलता है? हमें मोहम्मद गोरी के बारे में, मोहम्मद गोरी की भारत विजय के बारे में और तुर्की सुल्तान के इतिहासों के बारे में हमें मिलता है विवरण। कौन सी पुस्तक से? तबकात ए नासरी पुस्तक से। कौन से लेखक हैं इसके? मिनहाजुद्दीन सिराज जुजियानी, ठीक है, जुजियानी। नाम भी बोला नहीं जाता इनका तो यार। चलिए आगे करते हैं, ठीक है बच्चों। बस आप याद कर लेना, थोड़ा सा हिंट लेके याद कर लेना चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे अगर, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, आपको थोड़ा सा भी हिंट पता होगा तो आप इसको टिक कर पाओगे आराम से, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट करते हैं। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो क्या रीज़न क्या था कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी आते थे और हिंदू शासकों को यहाँ से खदेड़ के निकल जाते थे? तो क्या क्या रीज़न था? तो रीज़न ये था कि जो राजनीतिक एकता का अभाव था, उनमें आपस में इतनी क्या कहते हैं शत्रुता थी कि वो आपस में एक दूसरे का मुंह देखने के मतलब वो नहीं करते थे। तो उनमें आपस में इतनी होती थी कि मतलब मान लो 36 का आंकड़ा था, और उस समय उनको मालूम पड़ता था कि कहीं दूसरे देश का बंदा है जो आक्रमण करने के लिए तैयार है, तो वो उनके साथ मिलकर अपने ही घर वालों की मतलब समझे ना लगवा देते थे, ऐसे तरह से करवा देते थे। तो जैसे अभी देखा था मैं कि जम्मू के जो शासक थे, उसने महमूद गोरी को क्या कहते हैं निमंत्रण भेजा कि तुम आ जाओ यहाँ पे आक्रमण करने के लिए, ठीक है। तो जो रीज़न जो है ना, क्योंकि ये पूछा गया है पीसेस के अंदर कि रीज़न क्या था, ऐसा क्या कारण था कि जो मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे और भारत में आकर उन्होंने आक्रमण किया और इतनी लूटपाट की और वापस भी चले गए। क्योंकि जो यहाँ के जो राजा थे, इनके अंदर जो आपस की राजनीतिक एकता थी ना, उसका बड़ा अभाव था, थी ही नहीं आपस में इनके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय कन्नौज का शासक कौन था? समझ लो क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान का, जब पृथ्वीराज चौहान पे मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, यहाँ जब पृथ्वीराज चौहान की और मोहम्मद गोरी की फाइट हुई थी, आक्रमण हुआ था, युद्ध हुआ था, उस समय कन्नौज का शासक कौन था? कन्नौज में कौन शासन कर रहा था? तो कन्नौज में गढ़वाल वंश का शासक चल रहा था। और कौन था शासक? जयचंद। कौन था? जयचंद था, ठीक है। नेक्स्ट है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? पहला आक्रमण कब किया था? 1175 ईस्वी में किया था, मुल्तान के विरुद्ध। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका पहला आक्रमण है, पूछा भी जा चुका क्वेश्चन, आगे फ्यूचर में पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण था वो कौन सा था। तो 1175 का आक्रमण था इसका, किसके अंगेंस्ट में था? मुल्तान के अंगेंस्ट में था। मुल्तान फिलहाल वर्तमान में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, और मोहम्मद गोरी इसमें जीत गया था। तो पहला आक्रमण जो हुआ था तो उसमें ये भाई साहब जीत गए थे, तो तभी से इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर हो गया था। फिर दोबारा आए थे, दोबारा इन्होंने फाइट की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि मोहम्मद गोरी का भारत पर दूसरा आक्रमण कब और कहाँ हुआ? तो दूसरा आक्रमण इसने कहाँ किया था? 1178 ईस्वी में किया था, पाटन में किया था। पाटन कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। पहला कहाँ किया था? 1175 में किया था। कहाँ पे किया था? मुल्तान में किया था। मुल्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहम्मद गोरी जीत गया था। सेकंड आक्रमण कहाँ किया उसने? ठीक है, सेकंड 3 साल के बाद दोबारा आक्रमण कहाँ किया? 1178 में किया। कहाँ किया? पाटन में किया। पाटन कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1178 ईस्वी का पाटन पर गोरी का आक्रमण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? जिस समय 1178 में गोरी ने आक्रमण किया था गुजरात के पाटन पर, वहाँ पे शासक कौन था? कौन कर रहा था वहाँ पे राज? तो भीमदेव सेकंड जो थे वो वहाँ पे आक्रमण मतलब वहाँ पे शासन कर रहे थे। और गोरे की क्या थी? ये पहली पराजय थी। तो जब मुल्तान पे आया था तो जीत गया था, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल तो ऊपर हो गया था। गया 3 साल वापस आया, इसने सोचा कि वापस आऊँगा, वापस आने के बाद अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा जो अब जो सेकंड इसकी फाइट होगी वो भी जीत जाएगा। मगर जब यहाँ पे आया तो जो भीम सेकंड जो थे, इन्होंने इसको बुरी तरह से पराजित किया और वहाँ से भगा दिया वापस, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1178 ईस्वी के पाटन आक्रमण के समय वहाँ किस शासक का शासनकाल था? तो कौन थे वहाँ पे? सोलंकी वंश था वहाँ पे। कौन सा राजवंश था? सोलंकी वंश था। कौन थे शासक? भीम सेकंड थे, ठीक है। कौन थे? भीम सेकंड थे जो शासक कर रहे थे। और राजवंश क्या है? भीम सेकंड का सोलंकी है। तो पूछा जाता है कि किस राजवंश का वहाँ पे शासक था? तो सोलंकी राजवंश का वहाँ पे शासन था। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम युद्ध कब हुआ था ये हम सबको पता होगा कि 1191 में पहला युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान, जो पृथ्वीराज तृतीय है, उनको पृथ्वीराज चौहान के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं ना पृथ्वीराज चौहान, वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, ठीक है।
पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था पहला युद्ध तराइन का, ठीक है, क्या हुआ था 1191 में। और इस युद्ध में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बड़े ही प्यार से हरा के भगा दिया था वापस, ठीक है। फिर क्या था कि मोहम्मद गौरी ने 1192 के युद्ध के लिए, ये तो 1191 का युद्ध हो गया था तराइन का पहला, फिर तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। तो यहाँ पे कह रहा है कि मोहम्मद गौरी ने 1192 के युद्ध के लिए किन दो नए सेनापतियों को साथ में लेके आया था। जब 1192 में दोबारा आया ना गौरी, तो किन दो लोगों को लेके आया, और ये इंपॉर्टेंट लोग हैं, आगे फ्यूचर में देखना इनका क्या होगा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, राइट, दिल्ली में जो स्थापना जो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो चैप्टर है, जो क्वेश्चंस बनेंगे इसके, वो दिल्ली सल्तनत का जो मेरा वीडियो आएगा उसके अंदर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं शासक है जिनके बारे में क्वेश्चन बनेंगे, वो हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। उस पर काम चल रहा है और भगवान की दया से बहुत जल्दी मैं उसको लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। तो वो ये सारा कुछ हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि मोहम्मद गौरी ने 1192 के युद्ध के लिए किन दो नए सेनापतियों को साथ लेके आया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लेके आया था, और दूसरा बंदा कौन था, बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी जो था ना, ये बहुत ही अजीब बंदा था, बहुत ही अजीब बंदा था। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, उसको जलाने वाला जो है ना, वो यही आदमी है। इसी आदमी ने अपने उल्टे दिमाग के कारण इतनी उच्च कोटि की जो थी ना यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसने पढ़ने के लिए पता नहीं कहाँ विदेशों से लोग आया करते थे, और यहाँ पे इतनी पुस्तकें हुआ करती थी। ऐसा मेरा मानना है कि अगर वो सारी नॉलेज आज भी होती हम लोगों के हाथ के अंदर, तो हम लोग ना कई ज़्यादा एडवांस होते हैं, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ थी ना। अगर मेडिकल फैसिलिटी को लेके बात करें ना, तो उसमें इतनी सारी चीज़ें थी कि मान लो कि अगर वो होती तो इसमें बहुत सारे जो ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे डिसीज़ है, ऐसे रोग है जिनका उपचार हमारे पास नहीं है फ़िलहाल अभी, मगर उसके अंदर हमें वो भी मिल सकता था। तो क्योंकि उस समय जो विज्ञान था वो बहुत ही ऊपर हाई लेवल पे था, मगर इस भाई साहब के दिमाग की वजह से इसने क्या किया, पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर आग लगा दी। और कहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी जो थी, क्या कहते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय, वो कई महीने तो जलता रहा था, ठीक है। उसमें इतनी पुस्तकें थी उसके अंदर कि कई टाइम लग गया था उसको, उसकी आग बुझने में, ठीक है। तो इन्होंने, वही है कि इन्होंने बड़ी अति से भी अति काम किया इन लोगों ने यहाँ पे आके, ठीक है। तो कौन दो लोग आए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक आए थे और बख्तियार खिलजी आए थे, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का अलग से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके। नेक्स्ट है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था, उन्होंने ऊपर पढ़ लिया था, 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी जो था वो जीत गया था। क्या था कि जो पृथ्वीराज चौहान थे ना, जब इनकी जो पहली फाइट हुई थी ना, इनकी तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 का, तो उसमें जब पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे ना, तो उनके माइंड सेट हो गया था कि यार ऐसा कि ये गौरी जो है ना ठीक ठाक ही है, और जब नेक्स्ट टाइम भी आएगा ना, अगर नेक्स्ट टाइम आता भी है, क्योंकि फ्यूचर का पता नहीं था उस समय, इन्होंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम आएगा भी ना तो कोई बात नहीं, इसको हम कर लेंगे हैंडल, क्योंकि जो हमारे नीचे सेनापति है ना वही इसको हैंडल कर लेते हैं, तो कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। मतलब इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये ठीक ठाक ही है, कोई ऐसा इसको इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मगर उसके अपोजिट जो मोहम्मद गौरी था ना, वो क्या कर रहा था, वो जब हार के वापस गया ना, तो उसने क्या किया, उसने पूरी प्लानिंग करी, प्रॉपर पूरी प्लानिंग करी, पूरा उसने स्ट्रेटजी बनाई, क्या करना है, कैसे युद्ध करना है, कैसे लड़ना है और कैसे जीतना है। तो इसी वजह से वो दो बंदों को भी लेके आया, नए दो बंदों को भी लेकर, जिनकी स्ट्रेटजी से आगे जाके उन्होंने उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ। इसी टाइम पीरियड के अंदर ना, ऐसा कहा जाता है, आप कितना रियल है कितना नहीं, मगर ऐसा कहा जाता है, इसी टाइम पीरियड के अंदर की बात है, क्योंकि ये देखिए ये कहानियाँ हैं, अब ये कितनी सच है कितनी नहीं कुछ नहीं कह सकते, मगर ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे, जब ये जीत गए थे, जब तराइन का पहला युद्ध जीत चुके थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस टाइम पीरियड के अंदर ही एक समारोह रखा, ठीक है, एक मतलब पार्टी टाइप का कुछ रखा उन्होंने, और जो जयचंद थे, जो गढ़वाल वंश के शासक थे, उनको इनवाइट किया, और उनके साथ उनकी पुत्री भी आई, उनकी बेटी भी आई। पृथ्वीराज चौहान को उनकी जो बेटी थी काफ़ी उनको पसंद आ गई, और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो थे, उन्होंने अपने जो क्या कहते हैं, जो उनके नाना जी थे जो दिल्ली पे शासन करते थे, उनसे बोला था कि आप मेरी शादी इनसे करवा दीजिए। मगर क्या था कि जो, क्योंकि ये चौहान वंश से बिलोंग करते थे, राइट, और वो गढ़वाल वंश से बिलोंग करते थे, तो उस समय इतना नहीं होता था कि आपस में शादी हो जाए। तो पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था कि वो क्या कहते हैं, जयचंद की बेटी को भगा के ले गए थे, ठीक है, भगा के उन्होंने शादी कर ली थी। तो इस बात से उनके नाना जी भी काफ़ी खफा थे और जयचंद भी काफ़ी खफा था। तो क्या ऐसा कहा जाता है, जो तराइन का दूसरा युद्ध जो हुआ था ना 1192 का, इस युद्ध के अंदर मोहम्मद गौरी का जो साथ था ना, वो जयचंद ने भी दिया था, समझ रहे।
मोहम्मद गोरी का साथ जो था वो जयचंद में दिया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि तराइन का जो दूसरा युद्ध था ना, इसका इन्विटेशन जो है ना वो जयचंद ने ही दिया था मोहम्मद गोरी, क्योंकि आप आओ, इस बार आओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या कहाँ पे कौन सी दिक्कत है और कैसे तुम उसको पार कर सकते हो। तो वही चीज़ थी, इंटरनल काफ़ी ज़्यादा मतभेद थे हम लोगों के बीच में, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई है। तो अपनी एक स्टोरी है, हर बंदे की अपनी स्टोरी है, स्टोरी से क्वेश्चन नहीं आएगा, रिलैक्स, ठीक है। जो लॉजिकल चीज़ें उनसे क्वेश्चन आएगा, मुझसे वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुस्लिम सत्ता के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो कौन है जिसको मुस्लिम सत्ता के संस्थापक के रूप में जाता है? तो मोहम्मद और गोरी है ना, इनको जाना जाता है। क्योंकि इसको क्यों जाना जाता है मोहम्मद गोरी को? क्योंकि इससे पहले जब मोहम्मद बिन कासिम आया था ना, तो कासिम तो आया चला गया एक ही बार में, उसको एक ही बार में काम हो गया था। जब गजनवी आया तो 17 बार आया, मगर उसका लॉजिक नहीं था यहाँ पे रुकने का, वो उसका मन नहीं लगता था, वो आता था, लूटता था, वापस अपनी जगह पे चला जाता था गजनी में, ठीक है। उसका दिल वहीं पे था, वो आता था, लूटता था, पैसे लेता था, यहाँ से निकल के अपना गजनी जाके बैठ जाता था। मोहम्मद जो गोरी था ना, मोहम्मद गोरी क्योंकि दो लोगों को लेके आया था, जिन लोगों ने यहाँ पे आके दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, गुलाम वंश की स्थापना की थी, जिससे दिल्ली सल्तनत चली थी, ठीक है, दिल्ली की गद्दी शुरू हुई थी। तो मोहम्मद गोरी के टाइम पीरियड के अंदर ही आया था, क्योंकि जब मोहम्मद गोरी की डेथ हुई थी तो मोहम्मद गोरी ने अपने एरिया को ना, अपने क्षेत्र को बांट दिया था इन लोगों के अंदर। आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि मुस्लिम सत्ता के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, किसे माना जाता है, तो मोहम्मद गोरी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यमुना के तट पर इटावा के पास, यमुना के तट पर इटावा के पास चंदावर का जो युद्ध हुआ था, किनके बीच हुआ था? देखिए ऐसा है कि पीसेस के अंदर ना बड़ी लैंग्वेज घुमाई जाती है। अगर ग्रुप सी ग्रुप डी का क्वेश्चन होता, सीधा क्वेश्चन होता चंदावर का युद्ध किनके बीच हुआ, मगर अगर पीसेस का क्वेश्चन होगा तो वो थोड़ा लंबा खींचेगा ताकि आपको टाइम लगे, क्वेश्चन पढ़ने में भी टाइम लगे आपका। तो क्वेश्चन यहाँ पे यही कह रहा है कि यमुना के तट पर इटावा के पास चंदावर का जो युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था? किनके बीच हुआ था? कब हुआ था? 1194 में हुआ था, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। उसके बाद एक बार तो जयचंद ने इसको बुला लिया था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, बाद में इसका जयचंद से ही फाइट हुई। इसकी कब हुई थी? 1194 में हुई थी, ठीक है। 1194 मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में फाइट हुई थी, और जयचंद जो था वो हार गया था इसके अंदर। कौन सा युद्ध था? चंदावर का युद्ध था। कहाँ हुआ? यमुना नदी के तट पर इटावा के पास में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस शासक ने अपनी विजय के उपरांत सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा अंकित कराया था? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अपनी जीत के उपरांत, जीत के बाद अपने सिक्कों के ऊपर एक तरफ तो लक्ष्मी माता का चित्र अंकित कराया, मतलब हिंदू धर्म से संबंधित, और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा, मतलब इस्लाम धर्म से संबंधित सिक्कों को चलवाया था। तो कौन था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने देवी लक्ष्मी का चित्र बनवाया था और दूसरा अरबी भाषा में कलमा लिखवा के सिक्कों को चलवाया था। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुई थी? तो कब हुई थी इसकी हत्या? इसकी हुई थी 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुई थी। फिर 1206 के बाद कौन सा पीरियड आ जाएगा? गुलाम वंश का पीरियड आ जाएगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का पीरियड आ जाएगा, जिसमें फिर वो दिल्ली सल्तनत बनाता है, दिल्ली कहते हैं गद्दी बनाता है। दिल्ली बनाता नहीं है बेसिकली, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसने लाहौर में ही अपना रखा था सारा कुछ। जो उसके बाद इल्तुतमिश आता है वो दिल्ली लेके जाता है बेसिकली, ठीक है। तो वो हम उसको दिल्ली सल्तनत कवर करके डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे कि मोहम्मद गोरी की हत्या कब हुई थी? तो 15 मार्च कब हुई थी? 15 मार्च 1206 में उसकी हत्या हो गई थी। तो मोहम्मद गोरी की हत्या करी किसने थी? तो इसने खोखर राजपूतों ने की थी। किसने की थी? खोखर राजपूतों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। कहाँ की थी? झेलम के पास, पंजाब में, जो वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। यानी कि जो पाकिस्तान का जो पंजाब है ना, उसकी झेलम नदी के किनारे पे ही खोखर राजपूतों ने मोहम्मद गोरी को पकड़ा और उसकी हत्या कर दी, ठीक है। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया था? किसने किया था बंगाल और बिहार पर आक्रमण? तो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इसके, क्वेश्चन आ भी आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, या फिर नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था, किसने नुकसान पहुँचाया था? तो बख्तियार खिलजी ने पहुँचाया था। कौन था ये बख्तियार खिलजी? ये मोहम्मद गोरी के साथ ही भारत में आया था, उसका सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि मोहम्मद गोरी के बाद उसके किस गुलाम ने भारत में, लाहौर पाकिस्तान में बेसिकली गुलाम की स्थापना की थी? ये मैंने आपको पहले बता दिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, 1206 ईस्वी में की थी। कहाँ पे की थी? लाहौर में की थी। देखो क्या हो ना, दिल्ली सल्तनत बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत इल्तुतमिश के बाद आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि इल्तुतमिश से पहले ना दिल्ली सल्तनत थी ही नहीं, क्योंकि जो राजधानी लाहौर से दिल्ली लेके आया था ना, वो इल्तुतमिश ही लेके आया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ना, ये लाहौर में ही रहा था, लाहौर में ही मतलब मर गया था ये, ठीक है। इसका इतना रोल नहीं था दिल्ली के लिए, ठीक है। कब तक 1206 में इसने गद्दी पे बैठा था ये। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने भागों में बांटा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला था भारतीय क्षेत्र, ठीक है, क्योंकि हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। दिल्ली सल्तनत का टाइम जब पीरियड आएगा तो गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड आएगा। नेक्स्ट है ताजुन्नी यलदौज, तो ताजुद्दीन यलदौज, ठीक है। तो इसको कौन सा शासक मिला था, गजनी का शासक मिला था। यानी जो यलदौज था, मतलब ये सब गोरी के ही सेनापति थे। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, यलदौज हो गया, ठीक है, कुबाचा हो गया। तो जब गोरी जब मरा था तो उसने क्या किया था, अपना जो क्षेत्र था जो उसको जीता था उसने, इन सब तीनों में बांट के चला गया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसको तो भारतीय क्षेत्र मिला था, क्योंकि हमने भारत के बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में। यलदौज जो था इसको गजनी का क्षेत्र दे दिया था, और जो कुबाचा था, नासिरुद्दीन कुबाचा जो था, इसको उच्च तथा सिंध का जो क्षेत्र है, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, वो किसको मिला था, कुबाचा को मिला था, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही है, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। देखिए काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाए हैं, कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी जो पीसेस में आ भी सकते हैं, आए भी हुए हैं इसके अंदर से, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें। अच्छे से पढ़िए बच्चों, ठीक है। अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली वालों का भी ख्याल रखिए। तो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।